Hello students, this is Bhagirath, Assistant Professor in Commerce and Management, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फरीदाबाद। बीकॉम फाइनल के सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस की यूनिट नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसके पार्ट 1 में आज हम सीखेंगे प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर लिए जाने वाले कुछ की डिसीजंस, जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्लांट लोकेशन आज हम कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? ए प्रोसेस ऑफ डूइंग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्मूथली। प्रोडक्शंस और ऑपरेशंस की जो प्रोसेसेस होती हैं उनको स्मूथली रन करने के लिए ए मैनेजर हैज़ टू टेक वेरियस स्टेप्स एंड डिसीजंस। एक प्रबंधक को जगह जगह हर कदम उसे अनेक प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं और कुछ अनेक प्रकार के निर्णय लेने होते हैं टू रिमूव ऑपरेशनल बैरियर्स। जो आपकी कार्य करने के दौरान जो बाधाएं आती हैं आपके काम में, उनको रिमूव करने के लिए एक मैनेजर को कई सारे स्टेप्स उठाने होते हैं और जगह जगह उन्हें अनेक प्रकार के निर्णय भी लेने होते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजर का यह जो काम होता है इसी को हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को इस प्रकार का काम करने के लिए कौन कौन से कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, वो हैं, पहला है प्रोडक्ट डिज़ाइन, दूसरा है प्लांट लोकेशन, तीसरा प्लांट लेआउट, चौथा प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड पांचवा कंट्रोल ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटी कंट्रोल। ये सभी पांचों डिसीजन लेके एक प्रोडक्शन मैनेजर अच्छा प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट करता है और यही इसके कुछ की डिसीजंस होते हैं। तो इन पे हम प्रकाश डालते हैं, एक एक को समझते हैं। देखिए, यदि हम अपने प्रोडक्शन को बिना इन डिसीजंस के चलाते हैं तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन चलता रहे, लेकिन जिस गतिविधि से, जिस टारगेट के साथ अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को हम चलाना चाहते थे, उस गतिविधि से, उस टारगेट के साथ वो नहीं चल पाएगा और न ही वो हमारे डिजायरेबल आउटपुट निकल के आएगा। यदि आता भी है तो हो सकता है हमारी कॉस्ट भी बढ़ के आएगी, यानी हमारे ऑपरेशंस स्मूथली नहीं चलेंगे। हम अकॉर्डिंग टू अपना जो प्लानिंग थी हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे अगर हम अपना प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर हमने अभी जाना है कि सबसे पहला जो डिसीजन लेना होता है वो लेना होता है हमें प्रोडक्ट डिज़ाइन का। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन का डिसीजन क्यों लेना होता है? किसी भी प्रकार की संस्था के लिए जो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रही है, उसके लिए प्रोडक्ट या उसकी जो सर्विस जो भी वो बनाता है, बेचता है, जिसमें वो डीलिंग करता है, वह उसका बैकबोन होता है। अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, उसका डिज़ाइन अच्छा है, उसका प्राइस रीजनेबल है, उसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वह आपकी कंपनी को सो लॉन्ग आपकी कंपनी को वो रन कराता रहता है। इसलिए प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी कंपनी का ग्रोथ, आपकी कंपनी का गुडविल, आपके प्रॉफिट्स का जो मार्जिन होता है वो आपके प्रोडक्ट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। उत्पादन जो होता है, उत्पादन डिज़ाइन एक महत्वपूर्ण, एक स्ट्रेटेजिक निर्णय होता है। हम अपने कंपटीटर को बीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि अपने प्रोडक्ट को उससे थोड़ा डिफरेंट रखें, और ये डिफरेंट बनाने का जो काम होता है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर ही किया जाता है। क्योंकि एक बार जब एक उत्पाद डिज़ाइन बना दिया जाता है तो यह उत्पाद डिज़ाइन एक लंबे समय तक चलता रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप अपने उत्पाद का डिज़ाइन बनाएं, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, उसे अच्छी प्रकार से वेल ट्रीट करके उसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप बार बार भी अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज करते रहें। तो जैसे कि आपके हम एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट का रंग कैसा होगा, उसका साइज़ क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी विड्थ क्या होगी, उसका वेट क्या होगा। ये सभी जो हम डिसीजंस लेते हैं ये प्रोडक्ट के डिज़ाइन को तैयार करने के लिए लेते हैं। तो प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए हम कुछ अन्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हैं जो अभी मैंने बताया। उनसे अलग कुछ अहम बिंदु हैं जब भी आप अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखें। पहला बिंदु है स्टैंडर्डाइजेशन। आप जब भी अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं तो अगर किसी गवर्नमेंट संस्था ने आपके प्रोडक्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड साइज, कुछ स्टैंडर्ड वेट या कुछ स्टैंडर्ड उसका कलर, स्टैंडर्ड टेस्ट या कोई क्वालिटी एश्योरेंस का इस प्रकार का कोई स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है, तो उसका फॉलोअप करें।
जैसा स्टैंडर्ड्स को सर्टिफाई करने के लिए हमारे देश में ISI है, एक मार्ग है, FSSAI है, इस प्रकार के जो स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं हम उनका यूज़ करें। ये स्टैंडर्ड्स हम दो तरह के यूज़ करते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, कि आपके जो प्रोडक्शन होता है उसका क्वांटिटेटिव मीन्स उसमें कितना उसकी क्वांटिटी हम निकालनी चाहिए, एक लॉट में कितना निकल के आना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड भी हम फिक्स कर सकते हैं। साथ में क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी हम क्वालिटी स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं कि उसका रंग रूप, डिज़ाइन, टेस्ट, कलर कैसा आना चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन है रिलायबिलिटी। आपका जो प्रोडक्ट है वो रिलायबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मतलब हवा में तीर मारने वाला होना चाहिए हो, या ऐसे सपने दिखाने वाला हो, जो कि नहीं, एक रियलिस्टिक जिसको आप दे सकें, कि मूर्त रूप आप इसको दे सकें, एक वास्तविकता जिसको आप दे सकें, वो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी, आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं, जिसके मेंटेनेंस पे आपको खर्चा कम आता है और उसका रख रखाव करना इजीली हो जाता। तो ऐसा अगर गुण है आपके प्रोडक्ट में आ जाता है तो ये आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छी बात होती है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशंस। प्रोडक्ट को सिंप्लीफिकेशन करना, यानी प्रोडक्ट को आप इतना ज़्यादा जटिल, इतना ज़्यादा पेचीदा भी मत बनाइए कि आपको जो कस्टमर्स होते हैं उनको उसे हैंडल करने में, उसको समझने में, उसको यूज़ करने में कठिनाई हो। जहाँ तक हो सके अपने प्रोडक्ट को आप सिंपल रखिए, सिंपल डिज़ाइन, सिंपल कलर, सिंपल उसका पैकेजिंग वगैरह, और यूज़ करने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो भी उसका सिंपल होना चाहिए ताकि कस्टमर बिना किसी हिंड्रेंस के उसको यूज़ कर सके। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोडक्ट वैल्यू। एक प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसको हम प्राइस से भी देखते हैं और उसका हम यूजेबिलिटी से भी देखते हैं। किसी प्रोड्यूसर के लिए उसकी किसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसका जो कॉस्ट है वो उसका वैल्यू माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उसको यूज़ करता है उसके लिए उसकी वैल्यू प्राइसलेस भी हो सकती है। जैसे हम सपोज करते हैं कि पैरासीटामोल की टैबलेट 1 रुपये की अगर आती है तो एक स्टोर वाले के लिए उसकी कीमत 1 रुपये है, उसकी वैल्यू 1 रुपये है, लेकिन एक बीमार के लिए उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उससे उसे जीवन दान मिलता है। तो एक आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू क्रिएट करने वाला होना चाहिए, आपकी गुडविल को बढ़ाने वाला होना चाहिए, आपके प्राइस को बढ़ाने वाला होना चाहिए, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी जो आपका बिजनेस का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने वाला होना चाहिए। कंज्यूमर क्वालिटी, कस्टमर्स या कंज्यूमर जिस प्रकार की क्वालिटी आपसे चाहते हैं, जिस प्रकार की क्वालिटी के लिए वो सर्च करते हैं, आपके प्रोडक्ट में उसी तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स नीड, कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में कहा जाता है द कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ टुडेज मार्केट। तो उसकी पसंद नापसंद के अकॉर्डिंग ही आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्रोडक्ट सर्विसिंग, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या सर्विसेज देता है और यानी उसके मल्टीपल यूजेस क्या क्या हैं, ये भी आपको उसमें ध्यान में रखना है। ईज ऑफ प्रोडक्शन, आपका जो प्रोडक्ट है वह ऐसा भी नहीं हो कि ऊपर के सारे पॉइंट्स आपने फॉलोअप कर लिए लेकिन आपके लिए उस प्रोडक्ट को बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी आपका प्रोडक्ट ऐसा हो जिसको आप इजीली डिज़ाइन करने के बाद इजीली उसको बना भी सकें। नेक्स्ट वन इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आपका प्रोडक्ट खुद सेफ रहे तथा आपके प्रोडक्ट से आम जनता, यूज़ करने वाले, वो भी आपके ग्राहक जो हैं या और आपके जो वर्कर्स हैं या आप हैं वो भी आपके सेफ रहें। यानी आपका प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है उसके लाने ले जाने में, हैंडल करने में, रखने में, उतारने चढ़ाने में, यूज़ करने में वो सेफ रहे, फटे ना, गले ना, सड़े ना, और या उससे किसी प्रकार का हजार्ड भी ना हो किसी को। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल हजार्ड्स, आपके प्रोडक्ट के यूज़ होने से किसी भी प्रकार का एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, ना ही एनवायरमेंटल आपके जो इकोसिस्टम होता है उसको किसी प्रकार का हार्म ना होना चाहिए। तो कोशिश की जानी चाहिए कि आप इन सभी पॉइंट्स का फॉलोअप करें जब भी एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन आप करें। तो एक प्रोडक्शन मैनेजर को एक कंपनी में जब भी कोई प्रोडक्शन वो करना जा रहा है तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले वह इन सभी पॉइंटों पे, इन सभी बिंदुओं पे विचार करता है और एक अच्छी प्रकार से एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो अच्छा डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट दूसरा हमारा पॉइंट है
प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि प्लांट क्या होता है। प्लांट एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा रूम, एक ऐसा ओपन स्पेस भी हो सकता है जहाँ पे आपके प्रोडक्शन के लिए बहुत सारी मशीनों का ताना बाना आपने फिक्स किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्लांट। एंड उसकी लोकेशन का मीनिंग होता है, प्लांट लोकेशन मीन्स सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस। अपने बिजनेस को सेटिंग अप करने के लिए, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आप एक जो जगह देखते हैं, एक जो जगह आप चुनते हैं, उस जगह को ही हम बोलते हैं प्लांट का लोकेशन। यानी जिस जगह, जिस एरिया में आप, जिस क्षेत्र पे अपनी अपनी कंपनी या अपने प्रोडक्शन, अपनी फैक्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं, उसी जगह को हम बोलते हैं प्लांट का लोकेशन। प्लांट का जो लोकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, आपकी सेलिंग प्रोसेस को, आपकी ऑपरेशंस को, आपके प्रॉफिट्स को, आपकी कॉस्ट को, ओवरऑल आपकी बिजनेस की जो इतनी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लांट का लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि आपके आसपास यदि कोई कंपनी है, आपके लोकल एरिया में यदि कोई कंपनी है, तो आपको अगर उस कंपनी में जॉब करने जाना है तो इजीली आपके लिए वो रीचेबल हो जाएगा। दूसरा, अगर आप अपने उस जगह से किसी दूसरे शहर में आप एक जॉब के लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा आनाकानी कर सकते हैं कि वो दूर पड़ता है, आपके थोड़ा वो असुविधाजनक होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको ऑफर मिले कि आपको सपोज करते हैं दूसरे शहर में जाने के लिए, नौकरी करने के लिए तौर पे आपको 10,000 रुपये मिलते हैं और अपने ही शहर में आपको 8,000 या 9,000 रुपये मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने शहर को ही प्रेफरेंस देंगे। तो क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा, आपका बहुत ज़्यादा दुविधाएं कम हो जाती हैं। बेशक से 1,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन वो 1,000 रुपये का डिफरेंस आपके आने जाने की कॉस्ट, आपके आने जाने के उठाए जाने वाले कॉस्ट से बहुत ज़्यादा कम है। वहीं दूसरा, प्लांट लोकेशन जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें उसमें अनेक प्रकार के थोड़ा एनालिसिस पॉइंट्स को एनालिसिस करना होता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होता है ट्रेड एरिया एनालिसिस। ट्रेड एरिया मीन्स आपका व्यापार क्षेत्र कैसा है, आपका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, जहाँ पे आपके ग्राहक हैं उनकी उपलब्धता है या नहीं है। यानी जब भी आप अपने प्लांट का लोकेशन किसी जगह पर सेट करने वाले हैं, तो आप देखिए कि आपके लोकेशन के आसपास ही आपके अगर ग्राहक हैं, तो आपको माल को बेचने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती। यानी आपका माल वहीं बनाया और वहीं आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी बेच दिया। तो ये अगर है आपके पास तो ये अच्छी बात है, इसलिए आपको इसका एनालिसिस करना होता है। सेकंड इज डेमोग्राफिक एनालिसिस। जनसंख्या की विश्लेषण के मामले में क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। यानी जिस क्षेत्र में आपने अपनी कंपनी लगाई है या अपना प्लांट लगाया है, वहाँ की जो जनसंख्या है उसका अध्ययन किया जाएगा, जिसमें आप निम्नलिखित कुछ विश्लेषण करते हैं, जैसे कि वहाँ की टोटल जनसंख्या कितनी है, वहाँ का जनसंख्या का एज कंपोजिशन क्या है, यानी उसमें बिलो 60 कितने हैं, अबव 60 कितने हैं, बिलो 14 कितने हैं, अबाउट 20 कितने हैं, ऐसे करके आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है वहाँ पे लोगों की, और वहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, लोग वहाँ पे किस प्रकार के काम धंधे में रुचि रखते हैं, क्या वो नौकरी करना पसंद करते हैं, क्या वो अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं, क्या खेती बाड़ी करते हैं। यानी ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करती है अपने प्रोडक्शन को डिज़ाइन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उसकी प्राइस फिक्स करने के लिए। तो इसलिए वहाँ की डेमोग्राफिक एनालिसिस भी आपको करना चाहिए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव मीन्स आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जिनको आपको बीट करके आगे बढ़ना, आपको उनका एनालिसिस भी करना है। सबसे पहले देखना कि जिस लोकेशन पे आपने अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन का नेचर क्या है, कि वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, कि वहाँ पे ऑलिगोपोली है, कि वहाँ पे मोनोपोली है। जितने प्रकार के कंपटीशन हमने देखे हैं, तो वहाँ पे देखना कि उसका लेवल वहाँ पे क्या है। साथ में लोकेशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन यानी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और सेम उसी प्रकार का कोई दूसरा प्रोडक्ट वहाँ पे अगर अवेलेबल है उस मार्केट में, तो ये आपको यह भी देखना होता है कि वो प्रोडक्ट वहाँ आसपास ही बन रहा है या कहीं दूसरे जगह से वो बन के आता है, यानी वो एक्चुअली उसकी लोकेशन क्या है प्रोडक्शन की, वो आपको देखनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी स्ट्रेटेजी अपनी तैयार कर सकें। और उसके बाद अगला डिसीजन इसमें लेना होता है आपको ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस का मतलब होता है काम के दौरान प्रस्तावित स्थल
के पास से गुजर रहे संभावित ग्राहकों की संख्या के बारे में विश्लेषण करना, यानी आपका जो स्थान है वहाँ से कितने ग्राहक गुजरते हैं इसके बारे में आपको देखना कि वहाँ पे आने जाने, ग्राहकों के आने जाने का ताना बाना कितना लगा रहता है, कितने लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, इस चीज़ के बारे में आप एनालिसिस करिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसका इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण, यानी आपने जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पर थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाते हैं, और क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च होता है, प्लांट में लोकेशन को सेटअप करने में आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो सारी जितने भी आपके फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स है उसको आप इसमें ध्यान रखिए। जैसे कि आपके प्लांट को लोकेट करने की अथवा प्लांट को सेटअप करने की लागत आपकी कितनी आएगी, उसका स्ट्रक्चर तैयार करने की अथवा उसे ऑपरेशन करने की लागत आपकी कितनी आएगी, तो इसके बारे में भी आपको ये एनालिसिस करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल स्केल बिजनेस केस प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो टॉपिक है हमारा, इसमें हमने आज सीखा है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य डिसीजंस लिए जाते हैं, जिसमें पहला डिसीजन था हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन का, जिसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप प्रोडक्ट को डिजाइन करना चाह रहे हैं। साथ में प्लांट लोकेशन क्या होती है, प्लांट लोकेशन को सेट करते टाइम पर हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। एंड आगे कल इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, नमस्ते।